नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले हैं। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। आज सुबह में बात होगी किस तरह से अब ये पूरा विवाद जो महाराष्ट्र में शुरू हुआ हनुमान चालीसा को लेकर, बजरंगबली को लेकर, अब उसकी राह जेल की गली पहुंचने वाली है। मुंबई महाराष्ट्र से शुरू हुई हनुमान चालीसा की लड़ाई अब दिल्ली तक आ पहुंची है। किरीट सोमैया पर हमले को लेकर बीजेपी नेताओं का दल आज गृह सचिव से मुलाकात करेगा। तो उधर लाउड स्पीकर को लेकर सरकार ने बड़ी ऑल पार्टी बैठक बुलाई है। बैठक में राज ठाकरे शामिल नहीं होंगे। हनुमान चालीसा को लेकर सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति को 2 अलग अलग जेलों में भेज दिया गया। दोनों को फिलहाल 14 दिन की जेल काटनी होगी। बीजेपी नेताओं का दल गृह सचिव को इस पूरे मामले में रिपोर्ट सौंपेगा। सोमैया पर हमले में 16 लोगों की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है। उनकी आज कोर्ट में पेशी होने वाली है। थोड़ी देर में गृह सचिव से मिलेगा बीजेपी दल और किरीट सोमैया पर जो हमला हुआ उस मामले पर बातचीत होगी। हनुमान चालीसा के बहाने सियासी निशाने कैसे तमाम सियासी पार्टियां इस वक्त साध रही हैं, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों से आप पूरा ये विवाद, पूरा ये मामला समझ सकते हैं। जेल में इस वक्त नवनीत राणा जो सांसद है वो हैं और उनके पति और उनको दोनों को अलग अलग जेलों में कल रखा गया। विधायक रवि राणा को भी जेल हो गई है। सोमैया पर हमले का विवाद अब तूल पकड़ता जा रहा है। बीजेपी दल गृह सचिव से थोड़ी देर में मुलाकात करने वाला है। हमले पर शिव सैनिक भी अरेस्ट हुए हैं। 16 शिव सैनिकों को हिरासत में लिया गया है। कोर्ट में आज उनकी पेशी होनी है। साथ ही मुंबई में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है जिससे राज ठाकरे दूर रहने वाले हैं। कहीं ना कहीं इस विवाद की शुरुआत उन्हीं के बयानों से हुई थी, लेकिन अब ये विवाद कहां से कहां पहुंच गया, इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। मुंबई महाराष्ट्र से शुरू हुई हनुमान चालीसा की लड़ाई अब दिल्ली तक आ पहुंची है। तो किरीट सोमैया पर हमले को लेकर बीजेपी नेताओं का दल आज गृह सचिव से मुलाकात करेगा। कुछ ही देर में ये बैठक होगी। उधर लाउड स्पीकर को लेकर सरकार ने बड़ी ऑल पार्टी बैठक बुलाई है। बैठक में राज ठाकरे शामिल नहीं होंगे। तो हनुमान चालीसा को लेकर सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति को 2 अलग अलग जेलों में भेज दिया गया और अब ये मामला लगातार और बढ़ता चला जा रहा है। अब आपको हम कुछ और जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से, देखिए, किरीट सोमैया पर जो हमला हुआ वो हमला अब बहुत एक बड़े विवाद की शक्ल ले चुका है। इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी दल आज थोड़ी देर में बैठक करने वाला है गृह सचिव से। ये हम आपको बता रहे हैं हनुमान चालीसा की लड़ाई दिल्ली तक आखिरकार कैसे पहुंची। तो बीजेपी दल महाराष्ट्र का एक पहुंच चुका है इस वक्त दिल्ली। कौन कौन दल मिल रहे हैं उसकी जानकारी भी हम आपको दे रहे हैं। मिहिर कोटेचा भी इसमें शामिल होंगे, साथ ही अमित साटम भी इसमें शामिल होंगे। तो ये हम आपको वो चेहरे दिखा रहे हैं, वो नाम दिखा रहे हैं जो बीजेपी के इस दल में शामिल है। पराग शाह भी इस दल का एक हिस्सा है। ये भी विधायक हैं जो कि गृह सचिव से जो होने वाली बैठक और मुलाकात का हिस्सा होंगे। वो चेहरे और नाम, राहुल नार्वेकर, ये भी विधायक हैं जो इस भारतीय जनता पार्टी की दल का एक अहम हिस्सा है। गृह सचिव से बीजेपी प्रतिनिधि मंडल दल की मुलाकात होने जा रही है। गृह सचिव से प्रतिनिधि मंडल मिलने के लिए पहुंचा है। प्रतिनिधि मंडल को महाराष्ट्र पर रिपोर्ट ये दल सौंपेगा। कौन कौन से वो नाम और चेहरे वो हम आपको दिखा रहे हैं और इस पूरे मामले को लेकर किरीट सोमैया का ताजा बयान क्या सामने आया है वो भी आपको दिखाते हैं। जया, अभी हम जा रहे हैं गृह सचिव से मिलने के लिए। जिस प्रकार से महाराष्ट्र में टेरर पैदा करना, पुलिस का माफिया उपयोग करने का काम उद्धव ठाकरे कर रहे हैं, जिसमें मुंबई के पुलिस कमिश्नर संजय पांडे जी फर्जी एफआईआर किरीट सोमैया के नाम से संजय पांडे ने लिखवा दी। पुलिस स्टेशन के कैंपस में किरीट सोमैया के साथ में जो सीआईएसएफ कमांडो, उनके पर हमला शिव सैनिकों ने किया। वो कमांडो के ड्राइवर के विरुद्ध में एफआईआर दर्ज की जाती है। वाशिम हो, पुणे हो, मुंबई हो, तीनों जगह कमांडर पे हमला हुआ और उद्धव ठाकरे धमकियां उनके शिव सैनिक देते हैं, मेरे सामने टकराओगे तो तुम्हारा मंसूक हिरन कर देंगे। उनका प्रवक्ता जो है वो कहता है 20 फुट जमीन में हम दफना देंगे
आज हम डिटेल रिपोर्ट करेंगे और स्पेशल टीम भेजे, उसकी बात करेंगे। अब मीटिंग के बाद में बात। तो ये लड़ाई अब दिल्ली तक पहुंच चुकी है। किरीट सोमैया का हमने आपको बयान सुनाया, साथ ही बीजेपी दल जो गृह सचिव से थोड़ी देर में मुलाकात करने वाला है उसमें शामिल है राहुल नरवेकर भी। उनसे हमने बात की है, आपको सुनाते हैं क्या कुछ उन्होंने कहा। बीजेपी के एक एमएलए हैं राहुल जी, हम उनसे बात करते हैं। सर, कितने लोग आए हैं और क्या मुलाकात होनी है? देखिए, आज हम केंद्रीय गृह सचिव श्री की मुलाकात करने यहाँ आए हैं। महाराष्ट्र में जिस प्रकार से अराजकता मचाई गई है, विरोधी पक्ष के नेताओं को, लोक प्रतिनिधियों को जिस प्रकार से धमकियां दी जाती है, उनके ऊपर वायलेंस क्रिएट किया जाता है, उनकी मारहाण की जाती है, इस सब पूरे विषय की मालूमात आज हम गृह सचिव के पास देने वाले हैं और केंद्रीय गृह सचिव से यही विनती करने वाले हैं कि जल्दी से जल्दी इस जो नियम तोड़ के जो संविधान ने जो प्रोविजंस दिए है उसका अवमान करके जो काम कर रहे हैं उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन ली जाए। सेडिशन के चार्जेस भी लगाए हैं, देशद्रोह के चार्जेस भी लगाए हैं, तो क्या आपकी जो केंद्रीय वरिष्ठ नेता हैं, चाहे अमित शाह, इन लोगों से भी मुलाकात करेंगे? आज हम केंद्रीय गृह सचिव से मुलाकात करने वाले हैं। जो महाराष्ट्र में गलत चीजें हो रही है, संविधान को ना मानते हुए कानून व्यवस्था जिस प्रकार से पूरी तरीके से एक पार्टी हाईजैक कर चुकी है, उसकी मालूमात हम गृह सचिव को देंगे। और केंद्रीय किरीट सोमैया जी, ये जेड कैटेगरी प्रोटेक्टी है, सीआईएसएफ की सिक्योरिटी है। अगर ऐसे व्यक्ति के ऊपर पुलिस स्टेशन के अंदर हमला हो सकता है, जो गार्ड्स उनके सिक्योरिटी के लिए प्रोवाइड किए गए हैं उनके ऊपर हमला हो सकता है, तो सामान्य व्यक्ति महाराष्ट्र में अपने आप को कैसे सुरक्षित पाएगा। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, लाउडस्पीकर विवाद को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने बड़ी ऑल पार्टी बैठक बुलाई है, सर्वदलीय बैठक बुलाई है। राज ठाकरे इस बैठक में शामिल नहीं होंगे, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर पर आज सर्वदलीय बैठक होने जा रही है और इस बैठक से किनारा करते हुए राज ठाकरे नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं इस पूरे विवाद के केंद्र में रहे हैं राज ठाकरे, लेकिन इस बैठक का हिस्सा नहीं होंगे। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे बैठक में शामिल नहीं होंगे, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर पर आज सर्वदलीय बैठक होने जा रही है, ये बड़ी खबर इस वक्त की। राज ठाकरे इस बैठक में लेकिन शामिल नहीं होंगे। तो लाउडस्पीकर विवाद पर आज सर्वदलीय बैठक होने जा रही है। उससे जुड़ी भी आपको हम जानकारी दे दें कि इस बैठक में आखिर कौन कौन शामिल होने जा रहे हैं। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के, वे इस बैठक में हिस्सा लेंगे। देवेंद्र फडणवीस भी होंगे, विपक्ष के नेता हैं, लेकिन राज ठाकरे ने कह दिया है कि वो इस मीटिंग में शामिल नहीं होने वाले हैं। तो बैठक में कौन कौन लोग हिस्सा लेंगे वो हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से ये पूरा मामला अब बढ़ता चला जा रहा है। बैठक में किरीट सोमैया, बीजेपी नेता, वो भी शामिल होंगे। किस तरह से किरीट सोमैया इस वक्त सुर्खियों में बने हुए हैं, उन पर जो हमला हुआ उसको लेकर बाला नंदगांवकर एमएनएस के नेता हैं, वो भी इस बैठक में शामिल होंगे। लाउडस्पीकर विवाद को लेकर किस तरह से ये मामला गर्माता जा रहा है, किस तरह से सियासत इस पूरे मामले में तेज हो रही है, कई मुख्य मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा होगी। नितिन सरदेसाई भी एमएनएस के नेता हैं, इस बैठक में शामिल होंगे। साथ ही संदीप देशपांडे एमएनएस के नेता, वो भी इस बैठक का हिस्सा होंगे। लेकिन राज ठाकरे, जो बड़ी खबर हमने आपको बताई, वो इस बैठक में शामिल नहीं होने वाले हैं। बैठक से दूर रहेंगे राज ठाकरे। अपने बयान की वजह से ही वो इस पूरे मामले को कहां से कहां लेकर आए, किस तरह से उन्होंने लाउडस्पीकर को लेकर के सवाल उठाए और ये मांग उन्होंने उठाई कि इजाजत नहीं होनी चाहिए लाउडस्पीकर की अजान के लिए। लाउडस्पीकर विवाद कैसे दिन पर दिन बढ़ता चला गया और अब ये लड़ाई दिल्ली तक पहुंच चुकी है। हनुमान चालीसा पर शिवसेना का सामना क्या कहता है? भारतीय जनता पार्टी ने फिलहाल हिंदुत्व के नाम पर जो हंगामा शुरू किया है उसका समर्थन नहीं किया जा सकता है। शिवसेना की तरफ से क्या इस पूरे विवाद को लेकर कहा जा रहा है वो हम आपको बता रहे हैं। अमरावती के राणा दंपत्ति सांसद और विधायक हैं, वे कब किस पार्टी में होंगे और किसका झंडा कंधे पर उठाएंगे, इसका कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। तो ये
प्रस्तावना में कहा गया। आपके ऊपर हमला हुआ था, आप ये कहेंगे, बात करेंगे होम सेक्रेटरी से कि आखिरकार पुलिस वालों पे भी एक्शन लिया जाए। किरीट जी, क्या रहेगा मेन मुद्दा? हस्तक्षेप की मांग आपकी तरफ से लगातार की जा रही है, इसको लेकर क्या बातचीत आप करेंगे? किरीट जी, हम भारतीय जनता पार्टी मुंबई के आधा डजन नेता विधायक यहाँ पर आए हैं। गृह मंत्रालय से हमारी प्रार्थना है कि जिस प्रकार से महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री कार्यालय पुलिस का माफिया करके उपयोग करके एक अलग प्रकार का माफिया टेररिज्म खड़ा किया है, यहाँ से भेजे गए सीआईएसएफ के कमांडो पे हमले किए जाते हैं, सुरक्षित व्यक्तियों के जान लेने की धमकियां दी जाती है। मुख्यमंत्री का प्रवक्ता कहता है कोई भी एमपी एमएलए मेरे विरुद्ध में बैठेगा, बोलेगा उसको दफना दिया जाएगा। तो इसकी गृह मंत्रालय ने स्पेशल टीम भेजी। आज इस मुलाकात के बाद क्या उम्मीद है आपको सर? सर, गृह मंत्री से भी मिलेंगे आप, अमित शाह से मिलेंगे, सर, होम मिनिस्टर से। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से एक तरह से कानून व्यवस्था के ऊपर काफी दल गृह सचिव को रिपोर्ट सौंपेगा और बीजेपी का ये दल पहुंच चुका है। गृह सचिव से मिलने बीजेपी दल पहुंच चुका है, ये बड़ी खबर। और मेरे सहयोगी जितेंद्र बहादुर सिंह मेरे साथ जुड़ गए, उनसे भी ज्यादा जानकारी ले लेते हैं इस बड़ी खबर पर। गृह सचिव से मिलने के लिए बीजेपी दल पहुंच चुका है। जितेंद्र, जो हमें अपडेट मिल रहा है, साथ ही मुंबई महाराष्ट्र में ये लड़ाई शुरू हुई थी, अब दिल्ली तक पहुंच चुकी है। इस बैठक की कब शुरुआत होने जा रही है और कब तक ये बैठक चलेगी? देखिए, करीब 10:15 बजे के आसपास इस बैठक की शुरुआत होगी। गृह सचिव के साथ ये महत्वपूर्ण बैठक है। आपको बता दें मल्लिका, जिस तरीके से जो महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा को लेकर के जो लड़ाई शुरू हुई थी, वो लड़ाई अब बीजेपी और शिवसेना के बीच में शुरू हो गई है। जिस तरीके से खार पुलिस स्टेशन पर हमला हुआ है किरीट सोमैया के ऊपर, उसको लेकर के बीजेपी की तरफ से सवाल उठाया गया है और यही वजह है कि 5 सदस्यीय जो डेलीगेशन है वो गृह मंत्रालय पहुंचने वाला है। और गृह मंत्रालय में जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इनकी तरफ से ज्ञापन दिया जाएगा कि पुलिस ने किस तरीके से वहां पर जो भीड़ मौजूद थी खार पुलिस स्टेशन के सामने, उनकी तरफ से क्यों कंट्रोल नहीं किया गया। ये तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से और यही बात लेकर के एक ज्ञापन केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला को दिया जा रहा है। और उस ज्ञापन में ये जानकारी दी जा रही है कि पुलिस के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि पुलिस ने जिस तरीके के कदम बढ़ाए जाने चाहिए लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को लेकर के, वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को लेकर के कदम नहीं बढ़ाया पुलिस ने। यही वजह है कि जो बीजेपी के नेता किरीट सोमैया को काफी चोटें आई हैं। जो 5 सदस्यीय डेलीगेशन यहां पर पहुंच रहा है, उस डेलीगेशन में तमाम जो बीजेपी के एमएलए हैं वो सब लोग मौजूद हैं। और ये लोगों ने पहले भी सवाल उठाया और ये कहा है कि हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए किसी भी तरीके की रोक नहीं होनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से राणा दंपत्ति को जेल भेजा गया और उसके बाद ये पूरी लड़ाई बीजेपी वर्सेस शिवसेना हो गई है, ऐसे में बीजेपी ये चाहती है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय इसमें इंटरवीन करे, इस पर कदम बढ़ाए। और पुलिस ने जिस तरीके की वहां कार्रवाई की है वो कार्रवाई ठीक नहीं हुई है। यही वजह है कि ये लोग पूरा ज्ञापन यहां पर बीजेपी की तरफ से दिया जा रहा है केंद्रीय गृह सचिव को। अब देखना ये होगा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय इस पर किस तरीके से आगे कदम बढ़ाता है। जी जितेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। किस तरह से अब ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है, सियासी बयानबाजियां भी हो रही हैं, दर्शकों को सुनाते हैं किस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं इस पूरे मामले पर। महाराष्ट्र में एक चुनी हुई सरकार है और पूरी बहुमत वाली सरकार है, ये उनको समझ में नहीं आ रहा है। एक कौन सी डेमोक्रेसी की बात करते हो? या महाराष्ट्रातला अपरिपक्व विरोधी पक्ष, लीडर ऑफ अपोजिशन, वो जिम्मेदार है। महाराष्ट्र में जो स्थिति पैदा हुई है लॉ एंड ऑर्डर की पैदा करने की कोशिश हो रही है, उनके लिए लीडर ऑफ अपोजिशन और प्रतिपक्ष जवाबदार है। मुंबई पुलिस के इतिहास का सबसे शर्मनाक दौर चल रहा है और जिस प्रकार से पुलिस अपना कर्तव्य भूलकर केवल सरकार के दबाव में काम कर रही है, ऐसा मुंबई में हमने पहले नहीं देखा। विशेष रूप से किरीट सोमैया जो जेड प्रोटेक्टी है, वो ऑफिशियली इन्फॉर्म करके पुलिस स्टेशन में आते हैं। आने के बाद वो पुलिस को कहते हैं कि बाहर 70-80-100 लोग जमा है और ये लोगों का प्लान है मेरे ऊपर हमला करने का। बावजूद उसके पुलिस उनको एक प्रकार से गुंडों के हवाले कर देती है।
इस प्रकार की गुंडागिरी एक ठाकरे सरकार की माफिया पुलिस कर सकती है। रात को 10:30 बजे स्टेट स्पॉन्सर्ड पुलिस की मदद से 70-80 शिवसेना के गुंडा ने मेरे पे हमला किया। वो पुलिस की मिलीभगत से हुआ। 70-80 लोग वहां इकट्ठे कैसे हुए? मुझे तो केंद्र सरकार ने जेड कैटेगरी सिक्योरिटी दिए, कमांडो ने चिंता व्यक्त की। ये जानकारी है। 5 ऑफिसर ने कहा हम आपकी व्यवस्था कर रहे हैं, आप जाइए। दरवाजा खोल दिया, 70-80 लोगों ने हमला किया। पत्थर, कांच की बाटलियां, जूते, ऑल विजुअल्स आर अवेलेबल। लोगों से पैसा जमा किया INS विक्रांत के नाम पर, लोगों से पैसा जमा किया INS विक्रांत सेव के नाम पर, देश को गुमराह किया, जनता को गुमराह किया। ऐसे व्यक्ति के बारे में अगर जनता सड़क पर उतरी है और 2 पत्थर मारे हैं तो भारतीय जनता पार्टी को इतना दर्द होने का कोई जरूरत नहीं है ना। ऐसे गुनहगारों के बारे में भारतीय जनता पार्टी की भी यही राय रही हमेशा। जो देशद्रोही है, जो गुनहगार है, जनता उसको माफ नहीं करेगी। तो सियासी बयानबाजी भी तेज हो चुकी है। ब्लेम गेम पूरी तरह से ऑन है। एक तरफ संजय राउत कह रहे हैं कि नेता विपक्ष जिम्मेदार है, तो देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि पुलिस सरकार के कहने पर कार्रवाई कर रही है। दूसरी तरफ आपको बता दें कि लाउडस्पीकर विवाद को लेकर महाराष्ट्र में सरकार ने बड़ी ऑल पार्टी बैठक बुलाई है और इस बैठक में राज ठाकरे शामिल नहीं होंगे। ये आपको जानकारी दे दें कि हनुमान चालीसा की लड़ाई किस तरह से दिल्ली तक पहुंच चुकी है। बीजेपी दल, प्रतिनिधिमंडल दल पहुंच चुका है गृह सचिव से। जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे थे, 10:15 बजे के करीब ये बैठक की शुरुआत होगी, जिसमें एक ज्ञापन सौंपा जाएगा किरीट सोमैया पर जो हमला हुआ, जिसकी जानकारी वो प्रेस को देते हुए हम आपको अभी सुना भी रहे थे। उन्होंने बताया किस तरह से जानलेवा हमला उन पर हुआ। हालांकि इस पूरे मामले पर कार्रवाई भी हो रही है। 16 शिव सैनिकों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिनकी आज कोर्ट में पेशी होनी है। उसके अलावा जरूरी जानकारी इस खबर से जुड़ी हुई हम आपको दे रहे हैं कि हनुमान चालीसा का जो ये विवाद है कितना बढ़ता जा रहा है। किरीट सोमैया बीजेपी दल में शामिल है और साथ ही उद्धव ठाकरे की सर्वदलीय बैठक हो रही है दूसरी तरफ, और विवाद का ये पूरा अपडेट आपको दे रहे हैं। एनसीपी लीडर की अमित शाह को इस पूरे मामले में एक चिट्ठी भी गई है। मोदी के घर के बाहर चालीसा पढ़ने दी जाए, ये इजाजत मांगी जा रही है। हनुमान चालीसा के मातोश्री के बाहर पाठ को लेकर के ही राणा दंपति के खिलाफ ये कार्रवाई हुई। नवनीत राणा और रवि राणा इस वक्त जेल में हैं। 29 अप्रैल को उनकी बेल पर सुनवाई होनी है। तब तक के लिए उन्हें अलग अलग जेल में रखा गया है। देशद्रोह के आरोप भी उन पर लगाए गए हैं, जैसा उनके वकील बता रहे हैं कि पूरी तरह से असंवैधानिक है। देशद्रोह के आरोप पर अब सियासत तेज होती जा रही है। उधर अजान हनुमान चालीसा विवाद में अब एनसीपी भी कूद पड़ी है। मुंबई की एनसीपी नेता फहमीदा हसन ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर पीएम निवास के बाहर नमाज और हनुमान चालीसा के पाठ की इजाजत मांगी है। पत्र में नमाज, हनुमान चालीसा के अलावा दूसरे धर्मों के पाठ को लेकर भी अनुमति की मांग की गई है। तो अब इस पूरे विवाद में अब एक ये नया अध्याय जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। किस तरह से एनसीपी अब ये मांग कर रही है कि पीएम मोदी के निवास के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने की इजाजत दी जाए। मुंबई के एनसीपी नेता फहमीदा हसन ने गृह मंत्री अमित शाह को ये पत्र लिखा है। ये पत्र भी हम आपको दिखा रहे हैं। इस पत्र में उन्होंने लिखकर पीएम निवास के बाहर नमाज और हनुमान चालीसा के पाठ की इजाजत मांगी है। पत्र में नमाज, हनुमान चालीसा के अलावा दूसरे धर्मों के पाठ को लेकर भी अनुमति की मांग की गई है। तेईस अप्रैल 2022 के रोज हमारे देश के प्यारे गृह मंत्री अमित शाह मोटा भाई से मैंने एक इजाजत मांगी है हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी के आवास के बाहर सर्वधर्मीय प्रार्थना करने के लिए, क्योंकि अगर यही तरीके से हम उनका जैनिज्म, हम लोगों का ईमान अगर हिंदुत्व जगा सके तो ये बहुत अच्छी बात है। और ऐसे हिंदुत्व, ऐसे जैनिज्म और ऐसे अगर ईमान जागृत होके अगर हमारे देश को कोई फायदा पहुंच सकता है कि जैसे कि महंगाई कम हो सकती है, बेरोजगारी दूर हो सकती है, लोगों को रोजगार मिल सकता है, जीडीपी का रेट कम हो सकता है, देश जो भुखमरी की ओर जा रहा है
वहां कहीं ना कहीं रुक सकता है। तो मैं आपके जरिए उनका ज़हनी जगाने के लिए नवकार मंत्र का एक पाठ पढ़ना चाहूंगी। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्यणम नमो वजयणम नमो लोय सवसावनम एसो पंच नमोकारो सव पाव फणासणो मंगलांच सवेसी पडमंग हवई मंगलम। मैं आपसे यही विनती करना चाहूंगी कि आज उद्धव ठाकरे जी पहले एक संगठना के प्रमुख थे, अभी आज वो एक राज्य के निज मनु मुकुर सुधारी बरनऊ रघुवर विमल जसु जो दायक फलचारी बुद्धिहीन तनु जानु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सार सुमति के संगी कंचन वरन विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराज कर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर काम काज कारी बेको आतुर प्रभु चरित्र सुने बेको रूप धरि लंक जरावा किन्हीं बहु बड़ाई तुम मम प्रिय भरत समभाई बस सहस्री पुत्रमाई देसा उपकार सुग्रीवहि किन्हा राम मिलाय राजपद दीन्हा। रज निज मनु मुकुर सुधारी बरनऊ रघुवर विमल जसु जो दायक फलचारी बुद्धिहीन तनु जानु कलेश विकार। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा ने सरेंडर की समय सीमा समाप्त होने से एक दिन पहले ही कोर्ट में सरेंडर कर दिया, जहां से लखीमपुर कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को कोर्ट ने जेल भेज दिया है। पता नहीं क्या हुआ होगा, मगर सरेंडर करने की मियाद के 24 घंटे से ज्यादा वक्त होने के बावजूद रविवार यानी छुट्टी वाले दिन 39 डिग्री तापमान में चटकती दोपहरी में लखीमपुर हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा उर्फ मोनू ने सीजीएम कोर्ट में सरेंडर कर दिया। वैसे तो सरेंडर के अलावा आशीष मिश्रा के पास कोई विकल्प भी नहीं था, मगर इतना जरूर था कि वो एक दिन और जेल की सलाखों की बजाय आजादी से अपने घर में रह सकता था। पता नहीं क्या हुआ होगा, मगर उसने सरेंडर कर दिया। सरेंडर करने के बाद लखीमपुर के सदर कोतवाल की गाड़ी में बिठाकर गुपचुप तरीके से आशीष मिश्रा को जेल लाया गया, जहां पीछे के गेट से जेल में एंट्री हुई। अब अगली जमानत तक आशीष मिश्रा का ठिकाना यही है। यहीं इसी जेल में बढ़ते तापमान के बीच आशीष को रहना पड़ेगा। आपको बता दें कि 18 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत रद्द कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि हाई कोर्ट दोबारा से संतुलित और निष्पक्ष ढंग से जमानत याचिका पर विचार करे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता है कि इस मामले में जमानत देने में जल्दबाजी की गई और पीड़ित पक्ष को सुना ही नहीं गया, लिहाजा आशीष मिश्रा एक हफ्ते में कोर्ट में सरेंडर कर दे। इसके पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आशीष को जमानत दी थी। अब आशीष मिश्रा की जमानत पर उत्तर प्रदेश की राजनीति में चर्चाओं का बाजार गर्म है। जब देश का सबसे बड़ा न्यायालय कोई निर्णय कर रहा हो तो निश्चित रूप से ये एक अवधारणा बननी चाहिए और बनती है कि उसने न्याय दिया है। न्याय दिया होगा उन किसानों को जिनकी मृत्यु हुई है, और मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय की सराहना करता हूँ। आपको बता दें कि बीते साल 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी के तिकुनिया कस्बे में हुई हिंसा में 4 किसानों और एक पत्रकार सहित 8 लोगों की जान गई थी। जांच टीम ने सीजीएम अदालत में मामले की जांच पूरी करते हुए 14 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा मुख्य आरोपी है। उन पर आरोप है कि जिस थार गाड़ी से किसानों की कुचलकर मौत हुई उस पर आशीष मिश्रा सवार थे। देखना ये होगा कि अब आशीष के मसले पर कोर्ट का क्या रुख होता है। लखीमपुर खीरी से अभिषेक के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। हनुमान चालीसा को लेकर सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति को 2 अलग अलग जेलों में भेज दिया गया है। दोनों को फिलहाल 14 दिन की जेल काटनी होगी। 6 तस्वीरें आपके सामने। हनुमान चालीसा के बहाने सियासी निशाने कहां पड़ रहे हैं। जेल में सांसद नवनीत राणा को अपनी कल रात गुजारनी पड़ी। विधायक रवि राणा भी जेल में है। हालांकि दोनों पति पत्नी को अलग अलग जेल में रखा गया है। साथ ही किरीट सोमैया पर जो हमला हुआ था वो पूरा मामला अब दिल्ली तक पहुंच चुका है। राणा दंपति पर आरोप आपको बता दें क्या लगा है, देशद्रोह करना, साथ ही समुदायों में
दुश्मनी बढ़ाना, ये वो तमाम आरोप हैं जो राणा दंपत्ति पर लगाए गए हैं, जिसकी वजह से दोनों इस वक्त जेल में हैं। सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप भी राणा दंपत्ति पर लगाया गया है। देशद्रोह करने का जो विवाद दोनों पर लगाया गया है, उस पर अब विवाद छिड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि उनके वकील ने भी सामने आकर खुलकर कहा कि ये आरोप गलत है, असंवैधानिक है। उद्धव ठाकरे हमको फंसा है, हमारा फसवलेला आहे, फसवलेला आम्हाला। हनुमान चालीसा पाठ के जिद पर गिरफ्तारी हो जाएगी और फिर सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा ने सोचा नहीं होगा। मातोश्री के बाहर चालीसा पाठ को लेकर संग्राम छिड़ा तो गिरफ्तारी हुई और अब 6 मई तक न्यायिक हिरासत। कोर्ट के आदेश के बाद निर्दलीय सांसद नवनीत राणा को देर रात पुलिस ने भायखला जेल पहुंचा दिया। पहला गुना है तो हमको फंसाया गया, मुख्यमंत्री ने फंसाया, उद्धव ठाकरे ने फंसाया हमको, उद्धव ठाकरे ने फंसाया, पिटीशन लगाया आपने, ये कहा जा रहा है कि आप तो गुना है, फंसाया गया। रवि राणा को तलोजा जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। 14 दिनों के लिए यही ठिकाना होगा। जेल भेजे जाने से पहले रवि राणा ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का नाम लेकर गंभीर आरोप लगाए। हमको फंसाया है, हमारा फसवलेला आहे, फसवलेला आम्हाला, फसवलेला आम्हाला छोटे गुन्हे दाखल केले उद्धव ठाकरेंनी। हनुमान चालीसा विरोध करणारा मुख्यमंत्री आहे, हनुमान चालीसाला विरोध करणारा मुख्यमंत्री आहे, हमारा फसवलेला। शनिवार को मुंबई में इस सियासी बवाल का आगाज हुआ। सुबह नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने वाले थे, लेकिन शिव सैनिकों का उग्र प्रदर्शन हुआ और शनिवार की शाम तक पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। रविवार को दोनों की कोर्ट में पेशी हुई, जहां राणा के खिलाफ राजद्रोह का केस भी दर्ज कर लिया गया। जो हेट और डिसलाइक जो गवर्नमेंट के खिलाफ, जो चीफ मिनिस्टर है उनके खिलाफ उन्होंने जो ये किया, गवर्नमेंट मशीनरी को जो चैलेंज किया है, उसकी तहत से इसको 124 रविवार को दिन भर के उठापटक के बाद रात में नवनीत राणा और रवि राणा जेल भेज दिए गए, जहां पर कोर्ट में इन दोनों की पेशी होनी थी। कोर्ट में पेशी होने के बाद ये हुआ कि इन दोनों को 6 मई तक जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। जुडिशियल कस्टडी में भेज देने के बाद थोड़ी देर पहले जो नवनीत राणा है, नवनीत राणा को ले जाया गया भायखला जेल और अब रवि राणा जो है यहाँ पहुंचे हैं। आर्थर रोड जेल है, एक छोटा सा प्रोसीजर करना है। छोटा सा प्रोसीजर करने के बाद उनको तलोजा जेल ले जाया जाएगा। ये देखिए किस तरीके की सिक्योरिटी में लाया गया है। मुंबई पुलिस बस यही चाहती है कि किसी तरह लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन मेंटेन रहे, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो यहाँ पे सही से रहे। इसी के मद्देनजर जो है ये सिक्योरिटी लगाई गई है। कुछ ही समय पहले रवि राणा यहाँ पहुंचे हैं। उससे पहले बांद्रा हॉलीडे कोर्ट में नवनीत राणा और रवि राणा की पेशी हुई। दोनों तरफ से अपने अपने तर्क रखे गए। सरकारी वकील ने कहा कि पूरे मामले में राजद्रोह का केस भी बनता है। राणा दंपत्ति ने शिव सैनिकों को भड़काने का काम किया है, जिसकी वजह से कानून व्यवस्था बिगड़ी। जवाब में बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि जब दंपत्ति ने कह दिया था कि वे हनुमान चालीसा के लिए मातोश्री नहीं जा रहे हैं, फिर उनकी गिरफ्तारी क्यों हुई? गिरफ्तारी अवैध है। नवनीत राणा के वकील ने देशद्रोह की धारा लगाए जाने को साजिश करार दिया। ये प्लान एकदम बिल्कुल क्लियर है। इट्स एब्सोल्युटली डिसऑनेस्टी ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र एज वेल एज द पुलिस डिपार्टमेंट कि तुम लोग इंतजार करो कि आरोपी की बेल हो जाए एक केस में और उसको दूसरे केस के अंदर उठा के तुम डाल लो। प्लस 124 कैपिटल ए की दलील जो उनके सरकारी वकील प्रदीप घारत साहब ने जो की है, उसका तो जिक्र भी नहीं है रिमांड एप्लीकेशन के अंदर, ना तो अरेस्ट मेमो के अंदर उसका कोई जिक्र था। ऐसा तो नहीं है कि रात को सोते सोते उनको ऊपर से वही उतरी कि भाई 124 लग जाए। तुम्हारे को 124 के लिए मटेरियल चाहिए ये बताने के लिए कि दोनों आरोपियों ने ऐसे कौन से शब्द इस्तेमाल किए हैं जिससे आपको ये एहसास होता है कि गवर्नमेंट के तरफ उनका डिसअफेक्शन हो। खुलकर राणा दंपत्ति के समर्थन में आए बीजेपी ने भी उन पर राजद्रोह का केस लगाए जाने का विरोध किया है, तो शिवसेना ने उन्हें जवाब देने में देरी नहीं की। हनुमान चालीसा महाराष्ट्र में नहीं बोली जाएगी तो क्या पाकिस्तान में बोली जाएगी?
जिस प्रकार का ये सारा व्यवहार है और रात को महिला को कस्टडी में रखा जाता है और उनका कोई भी दोष उनके ऊपर सिद्ध नहीं होता है, ऐसे समय जिस प्रकार की ये सारी कार्रवाई चल रही है, मुझे तो लगता है कि महाराष्ट्र की सरकार एक महिला से इतनी डरी कि उनको लोग जमा करके उनके ऊपर हमला करने की नौबत आई। इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है? सत्ता बित्ता हमारे लिए कुछ नहीं है, आज है कल नहीं रहेगी, लेकिन शिवसेना रहेगी। तो ये धमकियां देना, देख लेंगे, दिल्ली में जाएंगे, होम सेक्रेटरी को मिलेंगे, राष्ट्रपति जी को मिलेंगे, हाँ मिल लीजिए भाई, मिल लीजिए। वैसे अदालत अब 29 अप्रैल को राणा दंपत्ति की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगी, लेकिन इस विवाद का सियासी रंग गाढ़ा हो चुका है। राणा दंपत्ति के समर्थन में आए किरीट सोमैया पर शिव सैनिकों के हमले का मामला अब दिल्ली दरबार में पहुंच रहा है। आज बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल केंद्रीय गृह सचिव से मुलाकात करने वाला है। सोमैया पर हमला करने के आरोप में अब तक 16 शिव सैनिक गिरफ्तार हो चुके हैं, जिन्हें पुलिस कोर्ट में पेश करने वाली है। विद्या और साहिल जोशी के साथ पारस दामा, मुंबई, आज तक। तो बीजेपी प्रतिनिधिमंडल दल की बैठक शुरू हो चुकी है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला के साथ ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको दे दे। गृह सचिव से मुंबई बीजेपी दल की बैठक शुरू हो गई है। जैसा कि तय समय भी था, 10:15 बजे का समय दिया गया था कि ये बैठक की शुरुआत हो जाएगी। बीजेपी नेताओं का दल गृह सचिव को रिपोर्ट सौंपेगा, जिसमें किरीट सोमैया पर हुए हमले की जानकारी भी दी जाएगी। मेरे ऊपर फर्जी एफआईआर दर्ज हुई, ये बयान, आज ताजा बयान किरीट सोमैया ने दिया है गृह सचिव से मुंबई बीजेपी दल की बैठक। तो जिस तरह से उन पर हमला हुआ, उसके बाद कई तरह के सवाल उन्होंने खड़े किए। उन्होंने साफ साफ कहा कि मेरे ऊपर राज्य सरकार ने हमला कराया है। मुद्दा भले ही हनुमान चालीसा के पाठ का हो, लेकिन इसके पीछे असल जंग महाराष्ट्र की राजनीति की है। मुद्दा भले ही हनुमान चालीसा के पाठ का हो, लेकिन इसके पीछे असल जंग महाराष्ट्र की राजनीति की है, जिसमें हर कोई खुद को बड़ा हनुमान भक्त दिखाना चाहता है, अपनी पार्टी को हिंदुत्ववादी बताना चाहता है। यही वजह है कि जब हनुमान चालीसा के पाठ पर घमासान के बीच नवनीत राणा और उनके पति को पुलिस ने गिरफ्तार किया, तो बीजेपी नेता किरीट सोमैया उनकी मदद के लिए थाने पहुंच गए। लेकिन यहाँ शिवसेना कार्यकर्ताओं ने उनका घेराव किया, गाड़ी पर पथराव किया। रात को 10:30 बजे स्टेट स्पॉन्सर्ड पुलिस की मदद से 70-80 शिवसेना के गुंडा ने मेरे पे हमला किया। वो पुलिस की मिलीभगत से हुआ। 70-80 लोग वहां इकट्ठे कैसे हुए? मुझे तो केंद्र सरकार ने Z कैटेगरी सिक्योरिटी दिए, कमांडो ने चिंता व्यक्त की। ये जानकारी है। 5 ऑफिसर ने कहा हम आपकी व्यवस्था कर रहे हैं, आप जाइए। दरवाजा खोल दिया, 70-80 लोगों ने हमला किया। पत्थर, कांच की बाटलियां, जूते, ऑल विजुअल्स आर अवेलेबल। लोगों से पैसा जमा किया INS विक्रांत के नाम पर, लोगों से पैसा जमा किया INS विक्रांत सेव के नाम पर, देश को गुमराह किया, जनता को गुमराह किया। ऐसे व्यक्ति के बारे में अगर जनता सड़क पर उतरी है और 2 पत्थर मारे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को इतना दर्द होने का कोई जरूरत नहीं है ना। किरीट सोमैया पर हमले के बाद बीजेपी पुलिस प्रशासन पर सवाल उठा रही है। इस हमले के पीछे सरकार के हाथ का आरोप लगा रही है। मुंबई पुलिस के इतिहास का सबसे शर्मनाक दौर चल रहा है और जिस प्रकार से पुलिस अपना कर्तव्य भूलकर केंद्र सरकार के गृह सचिव अजय भल्ला जी से हमारा काफी डिटेल डिस्कशन हुआ। 20-25 मिनट की चर्चा में उनके चेहरे पर भी चिंता दिखाई दे रही है। जिस प्रकार से महाराष्ट्र में
लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, जो कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी राज्य सरकार की है, सामान्य नागरिक, चुने हुए प्रतिनिधि, इसके ऊपर जिस प्रकार से हमले होते हैं, अत्याचार हो रहे हैं, धमकियां दी जा रही है, जिंदा दफनाने की भाषा मुख्यमंत्री जी, उनके प्रवक्ता कर रहे हैं, इसके बारे में और भी शिकायतें यहां पर आई है, ऐसा ध्यान में आया है। आज हमने ऐसे 7 एग्जाम्पल होम मिनिस्ट्री को दिए हैं। सिर्फ विषय किरीट सोमैया का नहीं है, विषय नेवी ऑफिसर से लेकर एक झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले व्यक्ति का मुंडन किया जाता है। नेवल ऑफिसर के घर में शिवसेना के गुंडों उद्धव ठाकरे के कहने पे जाके मारते हैं। मनसुख हिरन की उद्धव ठाकरे के नियुक्त किए हुए 2 पुलिस ऑफिसर सुपारी लेकर हत्या करते हैं। विधायक सांसद को जिंदा गाड़ने की धमकी दिया, जिंदा दफनाने की धमकी। और किरीट सोमैया, जिसको जेड कैटेगरी सिक्योरिटी केंद्र सरकार ने दिए, उनको पुलिस स्टेशन के परिसर में पुलिसों के उपस्थिति में उनके सहकार्य से 70-80 शिवसेना के गुंडे उनका जान लेने का प्रयास करते हैं। उसके लिए स्पेशल टीम भेजनी चाहिए। परिस्थिति चर्चा चिंताजनक है। गृह सचिव जी ने हमें आश्वस्त किया है कि इस विषय का हम गंभीरता से स्टडी कर रहे हैं। आवश्यकता पड़ी तो यहाँ की टीम भी वहां जाएगी। आज देख केंद्रीय गृह सचिव यांच्या सोबत 20-25 मिनिटं विस्तृत चर्चा झाली। चर्चा चिंतावर होती। महाराष्ट्रात घटनांनी जी जबाबदारी राज्य सरकारला दिली आहे, लॉ अँड ऑर्डर राज्य सरकारचा अधिकार असेल तर जबाबदारी पण आहे। निवडून आलेला प्रतिनिधी आमदार खासदारांना उद्धव ठाकरे साहेब, त्यांचे प्रवक्ता, तू माझा विरुद्ध जर बोललात तर आम्ही त्याला तुला जिवंत गाडून टाकू। 370 फ्री जम्मू कश्मीर में ये पीएम मोदी का पहला दौरा था, इसीलिए बेहद खास भी था। पीएम मोदी ने एक के बाद एक जम्मू कश्मीर में विकास परियोजनाओं की झड़ी लगा दी और जम्मू कश्मीर के विकास का 25 वर्षीय रोड मैप पेश किया। ये भूभाग मेरे लिए नया है, न मैं आपके लिए नया हूं, और मैं यहां की बारीकियों से अनेक वर्षों से परिचित भी रहा हूं, जुड़ा हुआ रहा। जम्मू कश्मीर को धारा 370 की बेड़ियों से आजाद करवाने के बाद पीएम मोदी अपनी पहली जम्मू कश्मीर यात्रा पर पहुंचे तो उनका रेड कारपेट पर स्वागत हुआ। पीएम मोदी ने आज जम्मू कश्मीर पहुंचने पर अपनी इस ऐतिहासिक यात्रा का मकसद भी बताया। मैं जम्मू कश्मीर के नौजवानों को कहना चाहता हूं, साथियों, मेरे शब्दों में भरोसा कीजिए। घाटी के नौजवान आपके माता पिता को, आपके दादा दादी को, आपके नाना नानी को जिन मुसीबतों से जिंदगी जीनी पड़ी, मेरे नौजवान, आपको कभी भी ऐसी मुसीबतों से जिंदगी जीनी नहीं पड़ेगी। ये मैं करके दिखाऊंगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूं। मौका था राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कार्यक्रम का, जिसका आयोजन पहली बार जम्मू कश्मीर में हो रहा था। ये मौका इसलिए भी खास था क्योंकि धारा 370 हटने के बाद ही जम्मू कश्मीर में पहली बार पंचायती राज लागू हुआ है। यहां के पंच सरपंच मुझे बता रहे थे कि जब यहां में एक कार्यक्रम का आयोजन तय हुआ तो सरकार के लोग आते थे, कॉन्ट्रैक्टर्स आते थे, सब बनाने वाले,
अब यहां तो कोई ढाबा नहीं है, यहां तो कोई लंगर नहीं चलता है। ये लोग आ रहे तो उनको खाने का क्या करें? तो मुझे यहां के पंच सरपंच ने बताया कि हर घर से कोई घर से 20 रोटी कहीं 30 रोटी इकट्ठी करते थे और पिछले 10 दिन से यहां जो भी लोग आए हैं सबको गांव वालों ने खाना खिलाया है। जम्मू कश्मीर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी अपने साथ विकास के परियोजनाओं की सौगात लेकर गए थे। फिर चाहे वो बनिहाल काजीगुंड रोड टनल की लॉन्चिंग हो, जिसके जरिए जम्मू और कश्मीर की दूरी कम हो जाएगी, या रातले और क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हों, जिनके जरिए 1390 किलोवाट बिजली उत्पादन होगा। साथ ही पीएम मोदी ने 340 घरों वाले पल्ली गांव को 500 केवी क्षमता के सोलर पावर प्लांट का तोहफा भी दिया। कार्बन न्यूट्रल को लेकर के बहुत सारे भाषण हुए, बहुत सारे बयान हुए, बहुत सारी घोषणाएं हुई, लेकिन ये हिंदुस्तान है जो ग्लासगो के संकल्प को आज जम्मू कश्मीर की एक छोटी पंचायत पल्ली पंचायत के अंदर देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है। पीएम मोदी की जम्मू कश्मीर यात्रा पर आतंकी साया मंडरा रहा था। पिछले कई दिनों से जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाएं तेज हुई थी। आज भी पीएम मोदी की रैली वाली जगह से चंद किलोमीटर दूर एक खेत में विस्फोटक बरामद हुआ, लेकिन पीएम मोदी ने बिना हिचकिचाहट अपना दौरा किया, क्योंकि वो जानते हैं कि उनकी प्राथमिकता क्या है। बीते 8 सालों में एक भारत श्रेष्ठ भारत के मंत्र को मजबूत करने के लिए हमारी सरकार ने दिन रात काम किया है। जब मैं एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करता हूं तो हमारा फोकस कनेक्टिविटी पर भी होता है, दूरियां मिटाने पर भी होता है। दूरियां चाहे दिलों की हो, भाषा व्यवहार की हो, या फिर संसाधनों की, इनको दूर करना आज हमारी बहुत बड़ी प्राथमिकता है। पीएम मोदी की इस यात्रा का मकसद जम्मू कश्मीर के विकास को पंख लगाना तो था ही, साथ ही जम्मू कश्मीर के लोगों में भरोसा जगाना भी था। पीएम मोदी विकास की बात भी कर रहे थे और विश्वास की बात भी कर रहे थे, और उन्हें लोगों का साथ भी मिल रहा था। 370 से आजाद हुआ जम्मू कश्मीर अब विकास की नई उड़ान भरने की रफ्तार पकड़ रहा है। बहुत अच्छी शुरुआत है। बहुत ही जो 3 टियर सिस्टम है उसकी शुरुआत बहुत अच्छी है। उन्होंने जो पंचायती राज को और मजबूत करने की बात की है, क्या कहेंगे आप? जी, ये अच्छा स्टेप है, वेलकम स्टेप है। पंचायती राज सिस्टम को इन्होंने एम्पावर। कहां से आए? हम कुपवारा से आए हैं। जी, कश्मीर से? जी। पंचायतों को और सशक्त करने की बात कही है, कहा है कि गाँव में अब विकास होगा, पंचायतों को और मजबूत किया जाएगा, क्या कहेंगे आप? जी, लगता है कि जहाँ मोदी साहब आए हैं और जहाँ कुछ होगा अच्छा, बहुत ही अच्छा हुआ। आज बड़ा अच्छा लगा। मोदी जी ने बहनों को विशेष महत्व दिया। उन्होंने कहा कि महिलाओं का कई बार जिक्र किया कि महिला अगर चाहे तो गांव की कायाकल्प हो सकती है। कहा है कि आदमी अधिक से अधिक जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी महिला को दे दे, क्योंकि महिला को कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है तो उस पर खरी उतरती है। क्योंकि महिला को एक आदत रहती है अपने घर संभालने की, बाहर संभालने, तो आज के टाइम में महिला जो है कुछ भी कर सकती है। मेरा नाम प्रियंका रहना चाहिए। आप पंच है कहीं से? नहीं, मैं रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से हूँ। मुझे बताइए, आज जो उन्होंने महिलाओं की बात की, सशक्त करने की बात की, कहा कि महिलाएं चाहे तो गाँव की कायाकल्प हो सकती है, क्या कहेंगे? मैं उनकी बात से बिल्कुल एग्री हूँ। उन्होंने महिलाओं को, मैं उनकी बातों से बिल्कुल एग्री हूँ। उन्होंने महिलाओं को बहुत बढ़ावा दिया है ताकि कि महिलाओं को उनकी इनर वॉइस जो है वो आगे आए। उसमें कहें कि उन्होंने बहुत ही अच्छा, हम पब्लिक के लिए बहुत ही अच्छा दिया। उन्होंने बड़े अच्छे कार्य किए हैं और उनको आज उन्होंने यहाँ पे प्रमोट किया है और बहुत अब जनता के लिए बहुत सोचा है, और खासकर हम लेडीज महिलाओं के लिए। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, जम्मू कश्मीर की फिजाओं में इसका असर भी दिख रहा है। पीएम मोदी ने आज जम्मू कश्मीर की जनता से वायदा किया है कि विकास की इस रफ्तार को वो रुकने नहीं देंगे। केंद्र सरकार की योजनाएं अब यहां तेजी से लागू हो रही है, जिसका सीधा फायदा
जम्मू कश्मीर के गांवों को हो रहा है। एलपीजी गैस कनेक्शन हो, बिजली कनेक्शन हो, पानी कनेक्शन हो, स्वच्छ भारत अभियान के तहत टॉयलेट्स हो, इसका बड़ा लाभ जम्मू कश्मीर को मिला है। साथियों, आजादी के अमृतकाल यानी आने वाले 25 साल में नया जम्मू कश्मीर विकास की नई गाथा लिखेगा। सांबा जम्मू कश्मीर से चित्रा त्रिपाठी के साथ आज तक ब्यूरो।